अगर आप अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं तो केविन हॉर्सले की लिखी ये बुक अनलिमिटेड मेमोरी आपके लिए है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये बुक आपके बहुत काम की है। अगर आप बहुत सारी नॉलेज को अपने दिमाग में स्टोर करना चाहते हैं और जब उस नॉलेज की ज़रूरत हो तब वर्ड बाय वर्ड, पॉइंट बाय पॉइंट आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएं, तो ये बुक आपके लिए है। अगर आप एक पब्लिक स्पीकर हैं जिन्हें अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो ये बुक आपके लिए है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अगर बात बात पे लोग आपको ये बोलते हैं कि आप बहुत भुलक्कड़ हैं, हमारा नाम तक भूल जाते हैं, अगर आप ऐसी सारी बातें सुन सुनकर परेशान हो गए हैं और अपनी पर्सनालिटी में एक रिमार्केबल चेंज लाना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। अनलिमिटेड मेमोरी, रिटन बाय केविन हॉर्सले। जरा सोचिए, क्या आप अपने घर में कोई लीक करती हुई बाल्टी या फिर कोई लीक करता हुआ कप या ग्लास रखेंगे? आपका सीधा सा जवाब होगा, कोई फायदा ही नहीं है ऐसी चीज रखने का जो कि अपने आप में कुछ होल्ड ही नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। तो बस यही माइंडसेट आपका अपनी मेमोरी के प्रति भी होना चाहिए। अगर आपने आज तक जितना कुछ सीखा है वो आपकी मेमोरी में नहीं है तो उन चीज़ों को सीखने का क्या फ़ायदा हुआ? अच्छा, इस बात के एक्सपीरियंस होल्डर तो आप भी होंगे कि आपकी क्लास में ज़्यादा नहीं, 1 या 2 बच्चे ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि पूरे साल नहीं पढ़ते, एग्ज़ाम से बस 1 या 2 महीना पहले पढ़ते हैं और उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। और बाकी सारे लोग ये सोचते हैं उनके नंबर आने के बाद कि ऐसा इन्होंने क्या किया था जो हम तो पूरे साल पढ़े और ये सिर्फ 1 महीना पढ़े। सच बताएं तो कुछ नहीं करते। इस तरह के स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल ट्रिक्स अपनाते हैं या फिर ये कह लीजिए कि अपनी मेमोरी को शार्प रखते हैं ताकि कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज ली जा सके और जब उस नॉलेज की ज़रूरत हो तब उसे अप्लाई किया जा सके। इसी तरह अगर आपके पास कोई 2 व्हीलर या फिर कोई 4 व्हीलर है जो 30 या 40 की स्पीड से आगे जाता ही नहीं है, तो क्या आप उससे ट्रैवल करना चाहेंगे? नहीं ना, मुझे पता था। इसी तरह जब हम स्कूल, कॉलेज या वर्क फ्रंट की बात करें, जब हमें नई नई चीज़ें सीखनी होती हैं, बहुत सारा पढ़ना होता है, बहुत सारी रिसर्च करनी होती है, तो ऐसे में हमारी मेमोरी जितनी तेज़ होगी, साथ ही उसकी नए नए स्किल्स को सीखने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उतनी ही हमारी लाइफ बेटर होगी। बेटर कहने से मतलब जितना ज़्यादा हम स्किल्स सीखेंगे उतना ज़्यादा हमें सक्सेस मिलेगी, जितनी ज़्यादा हमें सक्सेस मिलेगी उतना ज़्यादा हमारी लाइफ अच्छी होगी। वेल, इतना तो हम सब जानते हैं कि किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसकी वास्ट नॉलेज बेस और उसके स्किल्स का हाथ होता है, और उन स्किल्स को सीखने, उस नॉलेज को स्टोर करने में रोल होता है उसकी शार्प मेमोरी का। तो आखिर मेमोरी को शार्प कैसे किया जाए? वेल, इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि केविन हॉर्सले ने इस बुक में बताए हैं। लेकिन उससे पहले एक और सवाल आपके लिए जो कि आपको पूछना है किसी भी उस शख्स से जो कि 50s या फिर अपने 60s में हो। बस उनसे आप यही पूछिएगा कि जब उनके दौर में, जब मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था, लैंडलाइंस हुआ करते थे, तब लोग 1, 2, 5, 10 नहीं, कम से कम 50-50, 100-100 फ़ोन नंबर्स ऐसे ही अपने दिमाग में याद रखते थे, यानी अपनी मेमोरी में याद रखते थे। और वहीं अगर हम आज के दौर की बात करें तो कई लोगों को तो अपना ही फ़ोन नंबर या फिर अपनी गाड़ी का नंबर ही नहीं याद रहता। कारण जिस चीज़ का इस्तेमाल हम जितना कम करेंगे वो उतनी ही बेकार होती चली जाएगी। तो इसीलिए अगर आप अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं या शार्प रखना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल या फिर वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आप इस बुक में जानेंगे, उनका इस्तेमाल रेगुलर करते रहिए। जितना ज़्यादा आप रेगुलर करेंगे उतना ज़्यादा शार्प होगी आपकी मेमोरी। ज़िग ज़िगलर का एक कोट है, यू कैन नॉट फ्लाई विद द ईगल्स इफ यू कंटिन्यू टू स्क्रैच विद द टर्कीज। यानी अगर आप बहाने बनाना जारी रखते हैं तो आप कभी कुछ नहीं सीखेंगे। बहाने आपकी सक्सेस में कह सकते हैं रोड़े की तरह होते हैं। वो आपको आपके काम की जिम्मेदारी लेने और आपकी गलतियों से सीखने से रोकते हैं।
यही बहाने आपको वो क्या कहते हैं, आत्म पराजय के चक्र में फंसाए रखते हैं। अपनी लाइफ में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो टाइम आ गया है कि बहाने बनाना बंद कीजिए और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए। अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि बहाने, ये जो छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े बहाने जो कि हम बनाते हैं कुछ भी नया सीखने के लिए, तो वो अपने आप को आपकी पूरी कैपेसिटी तक पहुंचने से रोकने के अलावा और कुछ नहीं है। कहने वालों ने गलत नहीं कहा कि बहाने तो सिर्फ बहाने ही होते हैं। एक्चुअली ये बहाने वो बातें होती हैं जिसका इस्तेमाल हम कुछ ना करने के बारे में खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए करते हैं। इनफैक्ट हम इन्हें टालने वाली बातें या फिर वो बातें भी कह सकते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। इस तरह की बातों का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें कोई चीज़ करने से डर लगता है, मन में एक झिझक होती है। और ये बिल्कुल इतना सिंपल हो सकता है कि अगर कोई आपका फ्रेंड कहे कि चलो ना रोज़ मेरे साथ वॉक पे चला करो, देखो मेरा भी वज़न बढ़ रहा है और तुम्हारा भी बढ़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं ना, मेरा तो क्या करूं, रूटीन ही नहीं बनता, लाइफस्टाइल इतना बिजी है, ऑफिस से लेट आना होता है और न जाने क्या क्या। और जबकि चाहिए क्या होता है, सिर्फ एक शिफ्ट चाहिए होता है माइंड में कि हाँ थोड़ा सा मुझे अपना रूटीन ही सेटल डाउन करना होगा, मैं कर सकता हूँ। वेल, हमें क्या लगता है कि जब हम किसी चुनौती या अवसर का सामना करते हैं तो इसे याद रखना इम्पॉर्टेंट है। हमें हमारे बहाने रोक नहीं सकते, हमें इन बहानों को पीछे छोड़ना होगा, हमें इन्हें हराना होगा और वो करना होगा जो हम जानते हैं कि हम सक्षम हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ये याद रखें, अपने मन को बार बार ये याद दिलाएं कि जब भी हमारे सामने कोई भी चुनौती आएगी तो हमारे दिमाग में उसी वक्त उसी के अगेंस्ट, उसी के ऑपोजिट कोई ना कोई बहाना भी आएगा या बहाने भी आएंगे। उस वक्त हमें इन बहानों की ना सुनते हुए हमें इन्हें हराना होगा, इन्हें पीछे छोड़ना होगा और वो करना होगा जो कि हम जानते हैं कि हम सक्षम हैं। हाँ, इनिशियली थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इम्पॉसिबल अपने आप में ही कहता है कि आई एम पॉसिबल। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब भी हम कोई नई चीज़ सीखने के लिए बहाना बनाते हैं तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामने वाले को पता नहीं चलता, जबकि सच्चाई तो ये होती है कि सामने वाला इंसान भी जानता है कि ये इनकी तरफ से बहाना है। मैं बहुत बिजी हूँ, ये तो एक क्लासिक बहाना है और इसका यूज़ अक्सर तब किया जाता है जब लोग कुछ नहीं करना चाहते या उनके पास टाइम नहीं होता। मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, ये पहले वाले की तरह ही है। लेकिन इसका यूज़ तब भी किया जा सकता है जबकि लोगों को ये लगता है कि वो कुछ करने के लिए बाउंड नहीं है। ये मेरी गलती नहीं है, ये जिम्मेदारी से ध्यान हटाने और किसी पर या किसी और पर दोष मढ़ने का एक बेस्ट तरीका है। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये अक्सर अपनी एडिक्शंस या बुरी आदतों के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मैं कुछ खास अच्छा नहीं हूँ, इस बहाने का यूज़ तब किया जाता है जब लोग अपनी कैपेसिटी पर डाउट करते हैं, जिसे कहते हैं सेल्फ डाउट। ये कुछ आम बहाने थे जो कि लोग बनाते हैं, और अगर आप खुद को बार बार बहाने बनाते हुए पाते हैं तो ये जांचना एक अच्छा थॉट हो सकता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या आपके सामने आने वाली रुकावट को दूर करने का कोई तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे, जानना तो हमें ये था कि अपनी मेमोरी को शार्प कैसे करते हैं, पर यहाँ तो बहानों की बात हो रही है। देखिए, अगर आप अपनी मेमोरी में सुधार करना चाहते हैं, एक डेडिकेशन के साथ उसमें एक रिमार्केबल चेंज लाना चाहते हैं, तो किसी भी तरह के बहाने को अपने रास्ते में ना आने दें। काम करें, एक्शन लें और जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसे ज़रूर करें। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, आपके एग्ज़ाम के लिए स्टडी हो सकती है या फिर कोई बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर रखना हो सकता है या फिर कुछ ब्रेन शार्पनिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करना हो सकता है। इन सभी चीज़ों को आप प्राथमिकता दें और फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपको हैरान कर देंगे। अच्छा, क्या आप अपने दिमाग की बातों को सुनते हैं
और बिलीव कर लेते हैं तो ये खतरनाक हो सकता है। आगे हम इसी हैबिट को लेकर बात करेंगे। फेमस बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने एक बार कहा था, मन की सीमा है। जब तक मन इस बात की कल्पना कर सकता है कि आप कुछ कर सकते हैं, तब तक आप इसे कर सकते हैं। जब तक आप 100% विश्वास करते हैं। आपको पता है ये कोट बिल्कुल सच है, 100% सच है। आप जिंदगी में क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी सीमा आपका दिमाग है, इसकी बाउंड्री आपका दिमाग है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आकांक्षाएं पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, आप उन्हें तब तक पा सकते हैं जब तक कि आप इसके लिए अपना दिमाग लगाते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपका दिमाग आपके पास सबसे शक्तिशाली टूल है। ये आपको किसी भी रुकावट को दूर करने या किसी भी एम को पाने में हेल्प कर सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपके दिमाग की सीमा है। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आपने अपना दिमाग लगाया। और वैसे भी कहते हैं ना कि wherever attention goes, energy flows। अपने दिमाग की बाउंड्रीज हम कैसे सेट करते हैं या फिर अपने दिमाग को हम कैसी डायरेक्शन देते हैं, ये सब हमारे हाथ में होता है। इसी बात से जुड़ा एक किस्सा इस बुक में है। एक लेडी जिसे बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी। वो अक्सर उन बातों पर विश्वास करती थी जो कि सच नहीं होती थी, बस उसकी आदत थी ओवर थिंकिंग करना। कोई पर्टिकुलर बात नहीं भी हुई होती थी, कोई पर्टिकुलर घटना नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग में ऐसा सोच लेती थी कि ऐसा हुआ होगा। इस वजह से उसके फ्रेंड्स और उसके फैमिली मेंबर्स को हमेशा उसे करेक्ट करना पड़ता था और उसे समझाना पड़ता था कि वास्तव में क्या चल रहा था। एक दिन परेशान होकर उस लेडी ने फैसला किया कि वो अपने दिमाग की इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को बंद करेगी हमेशा के लिए। वो अपने दिमाग की बाउंड्री सेट करने जा रही थी और उसने सोचा कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करेगी जो कि वास्तव में सच थी। ऐसा करने के लिए उसने जो भी कुछ सुना और पढ़ा वो उस पर सवाल उठाने लगी। अपने मन से कुछ भी नहीं सोचती थी, अपने मन से कुछ भी विजुअलाइज नहीं करती थी। वो उन चीज़ों की खोजबीन करती थी या फिर उन चीज़ों के बारे में रिसर्च करने लगी जिनके बारे में वो श्योर नहीं थी। वो सिर्फ उन चीज़ों पर विश्वास करती थी जो कि उसे समझ में आती थी। कहने का मतलब, उस लेडी के सोचने समझने का नया तरीका शुरू में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जल्द ही उसे इसकी आदत हो गई। कहाँ तो वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचा करती थी और कहाँ उसने कॉन्शियसली कम सोचने की आदत और पॉजिटिव सोचने की आदत डाली। अपने इस कदम से उसने ये पाया कि वो पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। अब उसके दिमाग में वो जो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है ना ओवर थिंकिंग का, वो बिल्कुल नहीं होता था। कहने का मतलब, आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट, आपकी एकाग्रता, आपकी मेमोरी को कई तरह से प्रभावित करता है। अगर आपको लगता है कि आप अपना ध्यान फोकस नहीं कर सकते हैं या फिर चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं, तो शायद आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बात बात में ये बोलना कि अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हूँ, इसे कभी नहीं बोली अपने मुंह से। दूसरी तरफ, अगर आपको अपना ध्यान फोकस करने या फिर याद रखने की आपको अपनी कैपेसिटी पर विश्वास है, तो आप पाएंगे कि आप ऐसा करने में सक्षम हैं। यहाँ पर तो इवन ये भी कहा जाए तो वो भी गलत नहीं है कि अगर आप अपने मन को बार बार ये रीअश्योरेंस दें, यस आई कैन डू इट, या फिर मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो आप इससे भी बहुत सारा चेंज पाएंगे अपने अंदर। अगर आप ऐसा मानते हैं कि आप जो भी कुछ सीखते हैं, कोई भी नया स्किल अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते हैं, तो उसे आप हमेशा याद रखेंगे। फर्स्ट थॉट ही अगर आपने अपने आप को ये दे दिया, तो आप ये पाएंगे कि आप अपनी क्लास में ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। ये थॉट सबकॉन्शियसली आपको इफ़ेक्ट करता है और चांसेस होंगे कि आप बेहतर तरीके से वो लेसन्स याद रख पाएंगे। इसी के बजाय अगर आप ये सोचते हैं कि आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता, आपको तो एक लेसन कम से कम 10-10 बार रीड करना पड़ता है तो जाकर के आपको कुछ याद रहता है उसमें से,
तो इससे आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी और कम हो जाएगी। अगर कम शब्दों में कहें तो आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट इस बात में बहुत बड़ा रोल निभाता है कि आप कितनी अच्छी तरह से अपना ध्यान फोकस करते हैं और चीज़ों को याद रखने में कैपेबल हैं। अगर आप सिर्फ नेगेटिव बातों पर विश्वास करते हैं तो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी आएगी। आपका ध्यान यानी आपकी एनर्जी उसी बात पर रहेगी जो कि आप नहीं चाहते, बजाय कि इसके जो कि आप चाहते हैं। और जैसा कि पहले कहा गया था, wherever attention goes, energy flows। अपनी अटेंशन को आपने पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है या फिर नेगेटिविटी की तरफ, ये डिसीजन तो आप ही को लेना होगा ना। इस डिसीजन को तो कोई और नहीं ले सकता। कहते हैं किसी भी शख्स के लिए उसके अंदर चल रहे थॉट्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही थॉट्स आपको आपके एम को पाने में हेल्प करते हैं और यही थॉट्स आपके आगे रुकावट भी ला सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव थॉट्स और ट्रस्ट लाने की ज़रूरत है। तभी आपका ध्यान, आपकी एनर्जी सही दिशा में फ्लो करेगी। चलिए इसी बात से जुड़ी यहाँ एक कहानी सुनाते हैं आपको। सोच लीजिए कि एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। वो दोनों एक जैसे दिखते हैं, एक ही तरह बोलते हैं, एक ही तरह की उन्होंने एजुकेशन ली, एक ही तरह का उनका ब्रेन है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है, यानी जो चीज़ उन्हें आपस में अलग करती है वो है उनके थॉट। मैं तो हमेशा चीज़ों को भूलता रहता हूँ। मेरी याददाश्त दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मेरी याददाश्त तो मर गई है। मेरी याददाश्त एक छलनी की तरह है। अरे मैं तो एकदम बेवकूफ़ हूँ। आपका दिमाग भर जाएगा, इसलिए ज़्यादा मत सीखो। कुल मिलाकर उसे कुछ भी नया मैं तो हमेशा चीज़ों को भूलता रहता हूँ। मेरी याददाश्त दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मेरी याददाश्त तो मर गई है। मेरी याददाश्त एक छलनी की तरह है। अरे मैं तो एकदम बेवकूफ़ हूँ। आपका दिमाग भर जाएगा, इसलिए ज़्यादा मत सीखो। कुल मिलाकर उसे कुछ भी नया सीखने से नफरत है। उसे कोई भी चीज़ याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि वो भूल जाएगा। वहीं मिस्टर बी का मानना है कि उनके पास एक सुपर्ब मेमोरी है, बहुत शार्प मेमोरी है। एक तरह से वो क्या कहते हैं, असाधारण मेमोरी है। वो हमेशा लोगों से कहते हैं, मेरे हाथ में है मेरा ध्यान फोकस करना। मेरा फोकस या मेरे ब्रेन के थॉट्स एक लेज़र बीम की तरह हैं। देखो मुझे कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन याद है। वो अपने आप से हमेशा कहते थे, मेरी याददाश्त हर दिन बेहतर और बेहतर होती जा रही है। मैं किसी भी शख्स से जब एक बार मिल लेता हूं तो पूरी जिंदगी उस शख्स का नाम नहीं भूलता। मैं शानदार हूं। मेरी मेमोरी इतनी ह्यूज है, इतनी बड़ी है कि वो पहाड़ जैसी चीज़ों को भी याद कर लेती है। ये एक कंटेनर की तरह है जिसमें सब कुछ समा जाता है, और जब जब मुझे इसका इस्तेमाल करना होता है तो मेरी मेमोरी मुझे वो इन्फॉर्मेशन ला कर दे देती है। मेरी मेमोरी में क्वालिटी है। मैं मानता हूँ कि मेरी मेमोरी इतनी शार्प है कि जितना ज़्यादा मैं इसमें नॉलेज डालूंगा उतना ही ज़्यादा ये और ज़्यादा शार्प होगी। कुल मिला के मिस्टर बी को सीखना पसंद है। वो अपने दिमाग में नई नई चीज़ों को स्टोर करते हैं। वो अपने दिमाग को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये दोनों पर्सनालिटीज़ जानने के बाद आपको क्या लगता है कि किसकी मेमोरी ज़्यादा बेहतर होगी? आप कहेंगे बट ऑब्वियस मिस्टर बी की। दोनों एक तरह से अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में सही हैं। डिफरेंस सिर्फ मान्यता में, क्या मानते हैं वो। मिस्टर ए नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फैक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसी जगह मिस्टर बी पॉजिटिव थॉट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब यहाँ ये कहानी सुनने के बाद अब ये मत कहिएगा कि ये तो मिस्टर ए और बी की बात है, हमें अपनी मेमोरी शार्प करनी है, हमें बताइए हम क्या करें। तो आपको ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि हमारा विश्वास, हमारा ट्रस्ट ही हमारे सामने हमारी रियलिटी को बनाता है।
अगर हम मानते हैं कि हम पावरलेस हैं, हम शक्तिहीन हैं, तो हम ऐसे हो जाएंगे। वहीं अगर हम ये मानते हैं कि हम केपेबल हैं, हम सक्षम हैं, हम स्ट्रांग हैं, तो हम स्ट्रांग होंगे। हमारे थॉट्स हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे एक्शंस को निर्धारित करते हैं। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि हर किसी के अंदर कुछ एक ऐसे थॉट्स होते हैं जो कि एक तरह से स्टैचू की तरह खड़े रहते हैं, और यही थॉट्स आपको कुछ नया सीखने से रोकते हैं। सबसे पहली बात तो ये, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। थॉट नंबर 2, अब तो इतनी उम्र हो गई है, अब कौन सीखता है। अरे भाई, सीखने की उम्र तब होती है जब कोई अपने टीन्स में होता है। 40-50 साल की एज में कौन नया स्किल सीखे। जबकि सच्चाई ये होती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब 100 साल के भी हो जाएंगे ना, तब भी आप कुछ ना कुछ नया सीखने की कैपेसिटी रखते हैं, अपनी आखिरी सांस तक रखते हैं ये कैपेसिटी। बढ़ने और सुधार करने के लिए आपको नए विचारों के लिए खुला होना चाहिए और सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल आता है कि आप अपने विश्वास, वो जो टस से मस नहीं होते ना थॉट्स, उनको कैसे बदलते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को बदलना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका है 80-20 रूल का फॉलो करना। अपना 80% ध्यान इस बात पर फोकस रखें कि आप कुछ क्यों बदलना चाहते हैं, और 20% इस बात पर फोकस करें कि आप इसे कैसे करते हैं। ये प्रैक्टिस आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखेगी और बहुत सारे चांसेस होंगे कि आप अपने अंदर चेंज लाने में कैपेबल होंगे। कहीं ना कहीं इसी कड़ी में अपने विश्वास को बदलने के लिए आपको उन पर एक क्वेश्चन उठाने की ज़रूरत है कि आप जो मानते हैं उस पर आप क्यों विश्वास करते हैं। वो जो थॉट्स है ना कि नहीं, अब तो कुछ बदलाव नहीं हो सकता, नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, इस पे आपको खुद ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। अपने विश्वास का समर्थन करने के लिए आपके पास क्या लॉजिक है, क्या स्पष्टीकरण है जो आपके आसपास मौजूद सबूतों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। क्या आपके विश्वास भावना या कारण पर बेस्ड हैं। अपनी खुद की मान्यताओं पर सवाल उठाना मुश्किल हो सकता है, होता है ना। जो चीज़ हम इतने सालों से मानते आए हैं, आज हम उसी पर ही डाउट करें। लेकिन अगर हम उन्हें बदलना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है। जब तक हम उन पर क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें चेंज भी नहीं करना चाहेंगे। हमें इस पॉसिबिलिटी के लिए खुला रहना चाहिए कि हमारे विश्वास गलत हो सकते हैं और नए प्रूफ के सामने उन्हें चेंज करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमारा विश्वास लॉजिक और प्रूफ पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि इमोशंस पर। फॉर एग्जाम्पल, अपनी मेमोरी को लेकर आप इन 5 थॉट्स या फिर इन 5 पॉइंट्स का ज़रूर प्रैक्टिस करें। पॉइंट नंबर 1, मेरे पास बहुत ही शार्प मेमोरी है। मेमोरी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। मेरी मेमोरी अनबिलीवेबल है। मैं अपनी मेमोरी शार्प करने में सक्सेसफुल होऊंगा। मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इसका पता लगा लूंगा। ये तो हो गए थॉट्स जो कि आपने अपने आप को रोज याद करवाने, और अगर दिन में कई बार याद कर सकें तो बहुत ही अच्छा। और इसके बाद आपको अपनी मेमोरी में सुधार लाने के लिए कुछ करना भी होगा। कहते हैं ना, कंसंट्रेशन वो हथियार है जो हमें हर हथियार को इस्तेमाल करना सिखाता है। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कंसंट्रेशन को प्रैक्टिस करना उतना ही मुश्किल है जितना कभी कभी सुबह जल्दी उठना। आगे हम सीखेंगे कि कंसंट्रेट कैसे करें। डीप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं अपने आप की, जो कि शायद हमें ये रियलाइज कर हम एक डीप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं अपने आप की, जो कि शायद हमें ये रियलाइज करवाता है कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जब हम ऑफिस में होते हैं तो हम अपने घर के बारे में सोच रहे होते हैं, और जब हम अपने घर में होते हैं तो हम अपने ऑफिस के बारे में सोच रहे होते हैं। इसी बात पर आप पाइथागोरस की कही गई ये कोट सुनिए। लर्न टू बी क्वाइट, लेट योर काम माइंड लिसन एंड एब्सॉर्ब। यानी चुप रहना सीखिए
अपने शांत मन को सुनने और आत्मसात करने दें। अच्छा, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो जिसे करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, आप उस चीज़ पर अपना ध्यान फोकस नहीं कर पाते, और जब ये स्ट्रगल आती है आपके दिमाग में तो आपका सारा दिमाग अलग अलग जगहों पर बिखर जाता है। किसी भी तरह की स्ट्रगल कंसंट्रेशन के एकदम ऑपोजिट है, जबकि उसी जगह शांति और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन आपस में सगी बहनों के जैसे इनका रिश्ता है। तो अपने मन को शांत करने से हम अच्छी कंसंट्रेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो अपनी इनर वॉइस पर कंट्रोल रखें। आपकी आंतरिक आवाज़, आपकी इनर वॉइस खुद को खोजने के लिए आपका गाइड है। ये वो आवाज़ है जो आपको बताती है कि खुश और एक कंप्लीट फील करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। जब आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं तो आप जिंदगी में अपना असली मकसद ढूंढ पाएंगे। ये आवाज़ आपको बताती है कि क्या गलत है और क्या सही है। अपने अंदर की आवाज़ को संभालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये खुद को खोजने और ज़िंदगी में सही काम करने की एक चाबी की तरह काम करती है। अगर आप अपने अंदर की आवाज़ को खामोश होने देते हैं तो आप कभी भी खुद को नहीं ढूंढ पाएंगे। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ की मदद से सही काम करने की आदत डालें और खुद को सही काम करते हुए पाएं। सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ को अगर आप संभाल कर रखेंगे ना, तो ही आप अपने आप को ढूंढ पाएंगे और एक 7 स्टार जिंदगी जी पाएंगे। अजब बात यह है कि आपकी ये इनर वॉइस सिर्फ आपके लिए होती है। ये किसी और को कुछ नहीं कहती, सिर्फ आप ही को गाइडेंस देती है। ये आवाज़ आपको बताती है कि आपको क्या सुनना है, तब भी जब आप सुनना नहीं चाहते। ये हमेशा आपको गाइड करती है और आपको गलत डिसीजन लेने से बचाती है। इसीलिए इसमें कभी भी वो जो गिल्ट वाली फीलिंग होती है ना, वो कभी भी ना आने दीजिए, और ना ही किसी तरह का स्ट्रगल। अपनी इनर वॉइस यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के बाद ये जो मल्टीटास्किंग करने की आदत हो गई है ना हमें भागती दौड़ती जिंदगी में, उसे करना बंद करिए अगर आप अपनी कंसंट्रेशन को बेहतर करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लोग तो कहते हैं कि मल्टीटास्कर बनो, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये मल्टीटास्किंग बंद करना क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कि क्या कभी आपने सर्कस के मास्टर को अपने सामने कुर्सियां लगाकर शेर का ध्यान भटकाते हैं? इस मल्टीटास्किंग के कॉन्सेप्ट के नेगेटिव इफेक्ट्स को समझने के लिए एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि आप सर्कस के उस शो में हैं जहां पर 10-15 शेर बैठे हुए हैं अलग अलग चेयर्स पर, और रिंग मास्टर एक एक करके उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज करवा रहा है। ऐसा करने के पीछे रिंग मास्टर का मकसद क्या होता है? अपने आप को सेव करना। क्योंकि अगर वो शेर कुछ नहीं कर रहे होंगे और उनका ध्यान सिर्फ रिंग मास्टर पर होगा, तो आगे क्या हो सकता है ये आप भी जानते हैं। आजकल जब हम बहुत प्राउड के साथ मल्टीटास्किंग करते हैं तो इससे हमारे दिमाग की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। न्यूरोसाइंस कंसल्टेंट मैरिली स्प्रिंगर कहते हैं, मल्टीटास्किंग लोगों को 50% तक स्लो कर देती है और चांसेस होते हैं कि आप 50% ज़्यादा गलतियां कर सकते हैं। कुल मिला के ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके दिमाग को तेज करने के बजाय आपके दिमाग को स्लो कर देती है। इसके साथ ही यहाँ अगर हम ये कहें कि मल्टीटास्किंग शांति और एकाग्रता का हत्यारा हो सकता है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। हमारा दिमाग दरअसल एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और अपने एम को निश्चित रूप से पाने के लिए उसे एक समय पर एक ही चीज़ पर ध्यान फोकस करना चाहिए। जब हम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम एक कंपल्जन के साथ अपने दिमाग को लगातार गियर बदलने के लिए कह रहे होते हैं, जिससे कि चांसेस होते हैं कि हम ज़्यादा गलतियां करते हैं और फोकस का नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और अपने एम को पाने के लिए फोकस और मल्टीटास्किंग के बीच हमारी जिंदगी में बैलेंस खोजना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ज़्यादातर देखा जाता है कि कोई भी शख्स ध्यान की कमी के साथ ही काम कर रहा होता है। अब ये सुनने के बाद आप ये मत कहिएगा कि नहीं नहीं ऐसा तो होता नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल बताएं। अपने घर में एक ही समय पर आप टीवी भी देख रहे होते हैं और साथ ही साथ फ़ोन पे कुछ ना कुछ मैसेजेस भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या फिर अपने सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ फीड्स देख रहे होते हैं। ये मल्टीटास्किंग नहीं हुआ? वेल, जैसे हमें कोई भी इंसान चलते फिरते कुछ भी बुरा भला कह जाए तो उससे हमारी शांति भंग होती है ना, हमें भी गुस्सा आ जाता है। हमें लगता है उसने हमें एक बात कही तो हम पलट के 2 बार उसको जवाब दें, है ना। वेल, इसी तरह हमारी कंसंट्रेशन भी मल्टीटास्किंग करने से पूरी तरह खराब हो जाती है। वेल, अगर आप अपना दिमाग तेज करना चाहते हैं तो एक समय में एक ही काम करने पर अपना फोकस करें। मल्टीटास्क करने के लिए आपका जी ललचाए तो एक गहरी सांस लें और एक समय में एक ही चीज पर ध्यान फोकस करें। आपका मन आपको कहेगा कि हाँ 4 काम एक साथ ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो अपने मन को प्यार से समझाएं, एक समय में एक ही काम अच्छा है। पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना और साथ ही साथ मल्टीटास्किंग की आदत को कम करने के बाद जानिए कि आप क्या चाहते हैं। यहाँ पर PIC प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। PIC यानी पर्पस, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी। किसी भी काम के लिए पर्पस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये बात साफ स्पष्ट होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और आप इससे क्या पाने जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी जिंदगी में क्या करते हैं। एक साफ स्पष्ट उद्देश्य, एक साफ स्पष्ट मिशन, फोकस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप काम पर एक कोई नई प्लानिंग शुरू कर रहे हों, अपने एक्सरसाइज के रूटीन में एक नई एक्सरसाइज ऐड ऑन करने जा रहे हों, या बस अपने खाली समय को और ज़्यादा प्रोडक्टिव करने की कोशिश कर रहे हों, ये जानना ज़रूरी है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आप इसे क्यों कर रहे हैं। एक साफ स्पष्ट उद्देश्य के बिना चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो परेशान होना या पूरी तरह से हार मान लेना बहुत आसान है, लेकिन वाकई आप जानते हैं कि आप क्या हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप इसके साथ बने रहने और इसे आखिर तक देखने की ज़्यादा संभावना रखते हैं। तो अगली बार जब भी आप कुछ नया शुरू कर रहे हो ना, तो कुछ समय के लिए सोचें कि इसका पर्पस क्या है, आपकी क्या प्राप्त करने की इच्छा है और ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बार जब आपके पास इन सवालों का स्पष्ट जवाब आ जाता है तो आप सक्सेस की ओर ही जाएंगे। इसके बाद PIC में आता है इंटरेस्ट। किसी भी काम में आपका इंटरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वो इंजन की तरह होता है जो कि आपको अपने एम को प्राप्त करने के लिए इंस्पायर करता है। ये वही है जो आपको सुबह उठाता है और मुश्किल होने पर आपको आगे बढ़ाता रहता है। इंटरेस्ट वो है जो आपको और अधिक सीखने और अधिक करने के लिए इंस्पायर करता है। ये वो कह सकते हैं कि एक चिंगारी की तरह है जो आपके जुनून को जगा कर रखती है। आपका इंटरेस्ट आपके सक्सेसफुल और एक पूर्ण जीवन की कुंजी है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और ये आपके पास कभी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं हो सकती है। इसीलिए अपने इंटरेस्ट को डेवलप करें और उन्हें आपको वहाँ ले जाने दें जहाँ आप जाना चाहते हैं। इससे आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी। पर्पस और इंटरेस्ट के बाद आता है क्यूरियोसिटी। जिज्ञासु होना यानी क्यूरियस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप गौर करेंगे तो जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं आज तक, उसके पीछे जिसे कहते हैं ना बीज है तो क्यूरियोसिटी है ना। दरअसल क्यूरियोसिटी वही है जो हमें तरह तरह के सवाल पूछने और फिर उनके जवाब तलाशने, सतह के नीचे जांच करने के लिए इंस्पायर करता है ना। जरा सोचिए, अगर हम में क्यूरियोसिटी नहीं होती, जिज्ञासा नहीं होती, तो हम कभी भी पहिए या फिर प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन नहीं करते, हम कभी पेंसिलिन की खोज नहीं कर पाते। अगर क्यूरियोसिटी नहीं होती तो हमने किसी भी आदमी को चांद पर नहीं रखा होता और ना ही मानव जीनोम की मैपिंग की होती, है ना।
दरअसल क्यूरियोसिटी वो है जो कि हमें दिलचस्प बनाती है ना, और हमें दिलचस्प बनाए रखती है। ये वही है जो ज़िंदगी को बोरिंग होने से बचाती है। ये वही है जो हमें सीखना और बढ़ना सिखाती है। तो प्रॉमिस करिए कि हम अपनी क्यूरियोसिटी को कभी भी ना खोएं। और हाँ, यहाँ पर ये कहना ज़रूरी है कि वो क्यूरियोसिटी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। तो चलिए अपने आप से एक प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी भी अपनी क्यूरियोसिटी को खोएंगे नहीं, क्योंकि ये ज़िंदगी को और दिलचस्प बनाती है, या यूं कहें कि ये ज़िंदगी को दिलचस्प बनाने की कुंजी है। अच्छा, वैसे इन सब चीज़ों के बाद एक काम और किया जाता है अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। वो है किसी भी तरह की चिंता को दूर रखें, क्योंकि सभी तरह की टेंशन्स इसी बात से शुरू होती हैं कि क्या, क्यों, कैसे। ये सारी बातें आपको सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही देती हैं और कुछ नहीं। जैसे मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा, क्या होगा अगर मैं ये नहीं कर पाया, क्या होगा अगर मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ तो। इस तरह के सवाल हैं बहुत छोटे से, लेकिन आपको पता है यही सवाल इंसान को चिंता और मन की बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। फ्यूचर में और क्या हो सकता है इसके बारे में कुछ भी चिंता होना नॉर्मल है, लेकिन जब ये टेंशन्स आपके दिल और दिमाग पर हावी होने लगती हैं तो फिर उनके खिलाफ एक एक्शन लेने का समय आ जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी चिंताओं से निपटने के लिए कर सकते हैं और अपने मन की शांति, या यूं कहें कि जो मेंटल पीस वाला जो आपका एरिया है, उस पर आप वापस आ सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी चिंताओं के बेसिक कारण को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। क्या कोई खास बात है जो कि आपको परेशान कर रही है? एक बार जब आप सोर्स को पहचान लेते हैं तो आप तब इसको एड्रेस करेंगे, तब उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ये कहने के बजाय कि क्या होगा, आपको कहना चाहिए मैं क्या करूँगा। जब आप अपने आप से ऐसा सवाल करेंगे तब ये आपके लिए सॉल्यूशन तैयार रखेगा। कहते हैं अपने मन और अपने काम से अगर हम सरोकार रखें तो ये बातें हमें ज़्यादा टेंशन फ्री होने में मदद करती हैं। और जितने टेंशन वाले विचार होते हैं उन्हें जब आप इग्नोर करना सीख जाएंगे फिर तो क्या ही कहना। इसलिए हमेशा राइट फोकस और कंसंट्रेशन पाने के लिए पीस की प्रैक्टिस करें, यानी अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। यही आपकी ज़िंदगी को सक्सेस की सीढ़ियों तक लेकर जाएगा। वैसे इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम ये एफर्ट्स भी करेंगे, अपनी ज़िंदगी में टाइम भी निकालेंगे ये सब प्रैक्टिसेस करने के लिए, क्या इसका फ़ायदा होगा? तो इसके लिए हम आपको बताएं कि बड़े से बड़े ओलंपिक्स के जो प्लेयर्स हैं उनकी ये आप बीती है, उनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अपनी जीत को पहले वो अपने दिमाग में महसूस करते हैं और बाद में वो उसे सच कर पाए। ये सुनने के बाद मन में एक सवाल उठा होगा कि क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी है ये विजुअलाइजेशन? अनलिमिटेड मेमोरी में आगे हम बात करेंगे इसी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पर। मार्क विक्टर हैंसन कहते हैं, आपका दिमाग अब तक का सबसे बड़ा होम एंटरटेनमेंट जोन है, यानी योर माइंड इज द ग्रेटेस्ट होम एंटरटेनमेंट सेंटर एवर क्रिएटेड। ये बात कुछ हद तक सच है। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए आप अपनी जिंदगी की हर एक छोटी से छोटी बात को याद रखने में कैपेबल हैं। फिर होगा क्या? कुछ भी इंपॉर्टेंट आप भूल ही नहीं सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोगों के लिए ये सपना पॉसिबल नहीं है, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग को इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको पता है कुछ लोग इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से क्यों याद कर पाते हैं? क्योंकि किसी भी इंफॉर्मेशन को वो याद करने के लिए उसे विजुअलाइज करते हैं, जबकि बाकी लोग इसे सिर्फ सुनते हैं। तो क्या किसी भी इंफॉर्मेशन को दिमाग से विजुअलाइज करना ज़्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू उसे सिर्फ सुनना? इसके पीछे एक कारण है। दरअसल हमारा दिमाग एक थिएटर ऑफ माइंड बनाता है जिन भी चीज़ों को आप याद रखना चाहते हैं। दरअसल हमारा दिमाग हर उस चीज़ की तस्वीरें बनाता है जिसे आप याद रखना चाहते हैं।
ये याद रखने वाली बातें या तो पिक्चर फॉर्म में हो सकती हैं या फिर आप इसे सुन सकते हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाने की कोशिश कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा वो पिक्चर क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। विजुअलाइजेशन हमारी याददाश्त को बेहतर बनाने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। हमने जो सुना है उसके 10% के कंपैरिजन में हमारा दिमाग 65% याद रखता है जिस चीज़ को हमने देखा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो हम उसकी एक मानसिक छवि बना रहे होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि एक थिएटर ऑफ माइंड हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाता है। ये मेंटल इमेज हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ का नाम, उसका पर्पस क्या है और उससे जुड़ी और भी ढेर सारी बातों से रिलेटेड होती है। जब हमें उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को याद करने की ज़रूरत होती है तो हमारा दिमाग उस मेंटल इमेज तक पहुंचता है जो कि हमें उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को याद रखने में हेल्प करता है। जब किसी भी चीज़ को याद करने की बात आती है तो इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपके दिमाग में एक साफ स्पष्ट छवि है कि आप क्या याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो बाद में इसे याद करना बहुत आसान हो जाएगा। यही कारण है कि जब भी कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं कुछ लोग, तो बहुत सारे लोग उस पर्टिकुलर चीज़ का एक मेंटल इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं। उस मेंटल इमेज के बिना वो सारी इन्फॉर्मेशन याद रखना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए अगर आपको कुछ याद रखने में कोई भी पर्टिकुलर चीज़ में परेशानी हो रही है तो अपनी इमेजिनेशन को शामिल करने की कोशिश करें और उसकी एक साफ स्पष्ट तस्वीर बनाएं। ये आपको बेहतर ढंग से याद रखने में मदद कर सकता है कि आप क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने में मुश्किल होती है तो इसके लिए आप उस इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करें ताकि आपका माइंड अपनी मेमोरी बैंक में उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि इस प्रोग्राम का यूज़ कैसे करना है। ये कहने के बजाय अगर हम ये कहें कि मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि ये प्रोग्राम कैसे काम करता है, या मुझे समझ में नहीं आता कि ये काम क्यों नहीं करता कहने के बजाय मुझे समझ में नहीं आता कि ये काम क्यों नहीं करता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सी की। यहाँ ये अल्फ़ाबेट सी की बात नहीं हो रही, SEE यानी देखने, किसी भी चीज़ को देखने की टेक्निक पर बात हो रही है। किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर पिक्चर के रूप में प्रेजेंट किया जाता है तो हमारे माइंड के लिए इसे समझना और याद रखना ज़्यादा आसान हो जाता है। यही कारण है कि ये सी वाला जो प्रिंसिपल है ना, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। सी प्रिंसिपल को सबसे पहले एडवर्ड टफ्टे ने अपनी बुक द विजुअल डिस्प्ले ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट किया था। इसमें ये बात कही गई है कि कैसे बड़े बड़े डेटा को ग्राफ, चार्ट या फिर पिक्चर्स के माध्यम से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और वही डेटा अगर नंबर फॉर्म में लिखा होगा तो उसे समझने में या फिर याद करने में कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी। यहाँ पर हम आपको एक और भी एग्जाम्पल देना चाहेंगे। राह पर चलते हुए एक 2 साल के बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि ये फेमस पिज्ज़ा आउटलेट कौन से ब्रांड का है। क्या उस 2 साल के बच्चे ने अभी ABCD यानी अल्फ़ाबेट्स का भी ज्ञान लिया है अपने स्कूल में? शायद नहीं। तो कैसे वो बच्चा समझ जाता है उस ब्रांड के बारे में? क्यों? क्योंकि उसके माइंड ने अपने दिमाग में उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए एक इमेज बना ली। यही अगर आप उस बच्चे को ABCD या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उस ब्रांड को लिखना सिखाएंगे तो शायद वो नहीं लिख पाएगा, लेकिन उस ब्रांड का वो नाम ज़रूर आपको बता देगा, और वो भी राह पर चलते चलते। तो कुल मिलाकर ये जो सी का जो प्रिंसिपल है ना, ये किसी भी तरह की इमेज बनाने के लिए किया जा सकता है, जिसमें इंक्लूडेड है सीन, एक इमेज जो आप अपने दिमाग की आंखों से देखते हैं, सुनना, एक साउंड जो आप अपने मन के कान में सुनते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ टच, किसी भी चीज़ को छूने से प्राप्त होने वाला एक्सपीरियंस,
इस सी प्रिंसिपल को हम एक एक्सपेरिमेंट से दिखा सकते हैं। एक टेबल पर एक गिलास पानी रखें और उसके अंदर कोई भी चीज़ रख दें। अब गिलास में थोड़ा सा पानी तब तक डालें जब तक कि वो पूरी तरह से भर ना जाए। वो चीज़ ऊपर तैरती रहेगी जबकि बाकी पानी ग्लास के नीचे रहेगा। जब आप इस चीज़ को ग्लास से हटाते हैं तो आपको पानी के ऊपर बबल्स दिखाई देंगे और कुछ नहीं। इसके बाद आप किसी और चीज़ को उसमें ऐड करते हैं तो क्या होगा? दूसरी चीज़ भी ऊपर तैरती रहेगी, लेकिन इस बार सिर्फ एक की बजाय 2 चीज़ें तैरती रहेंगी, क्योंकि अब आपके दिमाग में 2 चीज़ें हैं। हालांकि जब आप उन दोनों को अपने माइंड से हटा देते हैं तो क्या पीछे वो छोड़ देता है? सिर्फ बहुत कम अमाउंट में कुछ बबल्स और कुछ नहीं। चलिए इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको कुछ एक वर्ड्स याद करने हैं या डिक्टेशन के ही समझ लीजिए, और वो लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। ऐसे अगर आप याद करने बैठेंगे तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। उन वर्ड्स से जुड़ी एक इमेज उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ में आप बना लीजिए। आपने अच्छे से वो इमेज अपने दिमाग में बिठा ली। फिर जब आपका एग्जाम का टाइम आया तो फिर आपने बस वो जो पिक्चर्स बनाई हुई थी ना, उन पिक्चर्स को आप याद करेंगे, आपको वर्ड्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आपको बता दें कि ये सी थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि किसी भी सीखने वाले की समझ को इंस्पायर करती है कि वो क्या सीख रहा है। सी में एस का मीनिंग है सेंस। कहने का मतलब जब भी आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो तो सेंस सबसे पहली चीज़ है जो कि आपको करने की ज़रूरत है। अपनी सभी इंद्रियों का यानी अपने सभी सेंसेस का आप इस्तेमाल करें। इसके बाद सी में ई का मीनिंग है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर जोड़ना। वैसे तो एग्जैजरेशन किसी भी चीज़ का बुरा माना जाता है, लेकिन हमेशा ये कोई बुरी चीज़ नहीं होती। कभी कभी काम की भी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे बहुत दूर तक लेकर जाते हैं तो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। अच्छा ये बताइए, क्या सिर पर टोपी वाले हाथी या उसकी जगह एक साधारण से हाथी को याद करना आसान है? आई थिंक आपको समझ आ ही गया होगा कि अपने दिमाग में किसी भी चीज़ की अगर हम एक इंटरेस्टिंग सी इमेज बनाएंगे, कुछ एग्जैजरेटेड इमेज बनाएंगे, तो हमें वो याद करने में ज़्यादा आसान होगा। इसके बाद सी में लास्ट है ई यानी एनर्जाइज। ये श्योर करता है कि आपकी इमेजेस में एक एनर्जी हो, एक लाइफ हो। इसका मतलब है कि आप उन्हें एक मूवी या स्लाइड शो की तरह बनाएं। इस बात को भी हम आसान लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं। आप एक फिल्म देखने गए, वो फिल्म बहुत ही बोरिंग, ना उसमें कोई एंटरटेनमेंट था, ना ही उसमें कोई क्लाइमैक्स था, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे में कितना टाइम तक आप उस फिल्म के सीन्स को याद कर पाएंगे? उसके बजाय एक ऐसी फिल्म जिसमें ड्रामा है, एक्शन है, एंटरटेनमेंट है, फन है, वो फिल्म आप कितने अच्छे से याद कर पाएंगे? उसका एक एक सीन, एक एक डायलॉग आपको रटा हुआ होगा। ऐसे ही किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को जब आप अपने दिमाग में स्टोर करेंगे या स्टोर करते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन में एक लाइफ होनी चाहिए, एक चार्म होना चाहिए, ताकि जब आप दोबारा उस इन्फॉर्मेशन की तरफ लौट कर जाते हैं तो आपको भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे। वैसे इसके बाद आपसे जो सवाल किया जा रहा है ना, आई एम श्योर उसका जवाब आप हाँ में ही देंगे। सवाल यह है कि क्या आपकी कार आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है? आप कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल, ये कोई पूछने की बात है। तो ये भी जान लीजिए कि आपकी कार आपको अलग अलग चीज़ें याद रखने में भी हेल्प कर सकती है। यकीन नहीं हो रहा? जानेंगे ये सब अनलिमिटेड मेमोरी में आगे। जैसा कि चार्ल्स मिंगस के कोट में कहा गया है, आसान को मुश्किल बनाना तो बहुत आम बात है, लेकिन मुश्किल को आसान बनाना, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा आसान बनाना, इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। तो अब आप जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन को ज़िंदगी में कैसे लाया जाए, लेकिन उसी इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये बुक हमें द कार मेथड में सिखाती है। ये बहाना ना बनाएं कि आप कुछ भी नहीं सीख सकते या फिर आप तो क्रिएटिव हैं ही नहीं।
आपको बस अपने दिमाग में कुछ एक इमेजेस को फॉलो करते रहना है और जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि आप क्रिएटिव हैं। तो कार मेथड कुछ इस तरह से है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप अपनी कार को अपने दिमाग में देखें और इमेजिन करें कि आप अपनी कार के सामने वाले ग्रिड में एक बड़ा सा नींबू निचोड़ते हैं। उसके बाद एक गाजर लें और उसे बोनट में दबा दें। विंड स्क्रीन पर दानेदार ब्रेड देखें और अपने आप से सोचें, दानेदार ब्रेड मेरे विंड स्क्रीन वाइपर को नुकसान पहुंचाने वाली है। उसके बाद अपनी कार के अंदर जाएं और डैशबोर्ड पर सूखे ड्राई फ्रूट्स को कद्दूकस करें। बाद में इसे अपने स्पीडोमीटर में जाते हुए देखें। ड्राइवर की सीट पर इमेजिन करिए कि आप ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी पर बैठे हैं। अपने बगल वाली सीट पर बैठे इंसान पर अंडा फेंकें। अब उसके चेहरे पर अंडा है। इमेजिन करिए कि आप अपनी पिछली सीट पर हजारों नट और बीज डाल रहे हैं। इसके बाद आप अपनी कार के बाहर जाएं और कार की छत पर एक बड़े से ऑरेंज को इमेजिन करिए। आप बूट खोलते हैं और ये फिशेस से भरा हुआ है। उसके बाद जरा उन मछलियों को सूंघने की कोशिश करें। एग्जॉस्ट पाइप में ब्रोकली और ब्रुसेल्स स्प्राउट्स एग्जॉस्ट से निकलते हैं और आखिर में आपकी कार के टायर शकरकंद से बने हुए हैं। है ना ये मेथड क्रिएटिव? अब एक बात बताइए, क्या इनमें से आपको कुछ याद है? ये मत करिएगा कि ऑडियो को वापस रिवाइंड किया और फिर आप सुनकर बता देंगे। नहीं, आपने जो अपने दिमाग में इमेजेस बनाई थी उस बेसिस पर आपको क्या क्या याद रहा? शायद आप कहेंगे सब कुछ ही याद रहा, क्योंकि सारी चीजें अपने आप में बहुत अनोखी थी। ये एग्जाम्पल 14 सुपर फूड्स के बारे में जानने के लिए है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इंटरेस्टिंग है ना? आप अपनी कार को पहले से ही जानते हैं। अगर आपको ये कहा जाता कि 14 सुपर फूड्स जो कि आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए, वो याद करने में या फिर इस कार वाले मेथड को याद रखने में कौन सा मेथड ज़्यादा आसान है? जवाब आपको भी पता है ना? और पता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी कार को पहले से ही जानते हैं, लेकिन इन सुपर फूड्स के साथ आपने अपनी कार के एक एक पार्ट को जो अटैच कर दिया, उससे आपको वो सारी लिस्ट आसानी से याद रह जाती है। ये तरीका क्यों काम करता है? ये काम करता है क्योंकि जो चीज़ें आपकी याद में हैं उन्हें याद रखना आसान होता है। इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। वैसे एक बार जब आप लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी को मिला देते हैं तो ये मिड टर्म मेमोरी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्दी रहने के लिए कुछ आदतें सीखना चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन याद रखने के लिए अपनी कार को एक डिब्बे के रूप में इस्तेमाल करें। ये आपके दिमाग को इन सभी पॉइंटर्स को याद रखने में हेल्प करेगा। इसी से जुड़ा एक दूसरा छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने खुद के लिए बिजनेस कैसे शुरू करें तो इसके लिए अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें एक कागज़ पर लिख लें और उन्हें अपनी कार में रख लें। आप अपनी कार के डैशबोर्ड पर कुछ थॉट्स डाल सकते हैं जो कि आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। आप अपनी कार के हर पार्ट को एक एक पॉइंट से जोड़ सकते हैं, जैसे आपके विंडशील्ड पर फाइनेंस, आपके स्टीयरिंग व्हील पर आपके टीम के मेंबर्स। इसी कड़ी में आप बसेस, ट्रेन्स या फ्लाइट या किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं जो कि आपको चीज़ों को याद रखने में हेल्प करती है। वैसे इस तरीके का इस्तेमाल करके ना आप चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं और उन्हें ना सिर्फ याद रख सकते हैं बल्कि लंबे समय तक आप अपने दिमाग में स्टोर भी कर सकते हैं। जिस तरह आपने कार के डिफरेंट पार्ट्स से मेमोरी को तेज करना सीखा ना, उसी तरह आप अपनी बॉडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनलिमिटेड मेमोरी में हम आगे जानेंगे किस तरह हम अपने बॉडी पार्ट्स को इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने पहले कार मेथड का इस्तेमाल किया, इसी तरह अब जानेंगे बॉडी मेथड के इस्तेमाल के बारे में। ये एक तरह से कार मेथड की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर हम बॉडी के पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। आपकी बॉडी एक
ग्रेट लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंपार्टमेंट की तरह है। नहीं पता? सुनिए, हम इसमें हर दिन रहते हैं, है ना? और हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि बाय बर्थ से ये बॉडी हमारे साथ है। यहाँ पर बहुत सारी स्टोरेज कंपार्टमेंट्स भी हैं, लेकिन सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम 10 बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी लेकर आइएगा, फिर आपको मजा आएगा इसको सुनने में। सबसे पहली इंटेलिजेंस है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। यहाँ पर आप इमेजिन करिए कि आप एक बड़े से लाइट बल्ब पर खड़े हुए हैं। अपनी एसोसिएशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये सोचिए कि आप एक खूबसूरत सी पेंटिंग बना रहे हैं। दूसरी जगह आपके घुटने, यहाँ पर स्टोर करेंगे पर्सनल इंटेलिजेंस। अब इमेजिन करिए एक बड़े से पर्स को अपने घुटनों पर। थोड़ा सा एक्शन भी ला सकते हैं। इमेजिन करिए घुटनों पर रखे उस पर्स को आप खोल रहे हैं। पर्सनल इंटेलिजेंस इज अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप उस पर्स को ओन करते हैं, है ना? इसके बाद अगला स्टोरेज कंपार्टमेंट है आपकी थाइज। यहाँ पर आप स्टोर करेंगे अपनी सोशल इंटेलिजेंस। इमेजिन करिए लोग एक बड़ी सी पार्टी कर रहे हैं आपकी थाइज पर। वाकई उस पार्टी को देखने की कोशिश कीजिए, फील करने की कोशिश कीजिए कि वो आपकी थाइज पर हो रही है। अगली जगह आपकी कमर का हिस्सा, यानी जहां पर आप बेल्ट बांधते हैं। यहाँ पर आप स्टोर करेंगे अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इसके लिए इमेजिन करिए एक खूबसूरत सी एंजल अपनी बेल्ट पर। अब इसके बाद जरा रिव्यू करिए जितनी सारी प्रीवियस इमेजेस जो हमने अपने दिमाग में बनाई थी, अपने पैरों से लेके अपनी कमर तक। वो क्या वर्ड्स थे? क्रिएटिव, पर्सनल, सोशल और स्पिरिचुअल। इसके बाद आता है फिजिकल इंटेलिजेंस, और इसको हम स्टोर करेंगे आपके स्टमक पर, यानी आपके पेट पर। इमेजिन करिए कि आप सिटअप्स कर रहे हैं और आपके 6 पैक्स बन गए हैं। इसके बाद आपके लेफ्ट हैंड पर आती है सेंशुअल इंटेलिजेंस। यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं अपनी नोज, ईयर्स एंड आईज को, जो कि आपको याद दिलाते हैं आपकी सेंसेस के बारे में। इसके बाद अपने राइट हैंड पर आप स्टोर कर सकते हैं सेक्सुअल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर आप अपने आप से पिक्चर बनाइएगा। चलिए अब जल्दी से हम फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। क्रिएटिव, पर्सनल, सोशल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, सेंशुअल एंड सेक्सुअल। अगली जगह है आपका मुंह। इमेजिन करिए कि बहुत कलरफुल से नंबर्स फ्लाई कर रहे हैं आपके मुंह से, यानी यहाँ पर आप न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस स्टोर करेंगे। उसके बाद आता है आपका नोज। यहाँ के लिए आप इमेजिन करिए एक बड़ा सा स्पेस शिप लैंड हो रहा है आपके नोज और आपके फोरहेड, यानी आपके माथे पर। यहाँ हम स्टोर करेंगे स्पेशल इंटेलिजेंस। फाइनली अपने सर पर इमेजिन करिए कि आपके बाल आपस में बातें कर रहे हैं, या फिर आप अपने सिर पर कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। यहाँ होती है वर्बल इंटेलिजेंस, मतलब वर्बल इंटेलिजेंस को हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। आपको पता है ये जो बॉडी मेथड है ना चीज़ों को याद रखने का, ये सबसे पहले खोजा था एंशिएंट ग्रीक्स ने। आप भी इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में, या फिर कभी आप शॉपिंग में जाते हैं तो वहाँ के लिए अगर आपको लिस्ट बनानी पड़ती है या फिर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी होती है तो उसके लिए आप इस बॉडी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि आपके पास कोई पेपर पेन ना हो या फिर आपका फ़ोन ना हो जिसमें आप उसके नोटपैड पर इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बाथरूम में नहा रहे हैं और अचानक से आपको कोई चीज़ याद आई, तब क्या करेंगे? आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपने बॉडी पार्ट्स में ही स्टोर कर लेंगे। क्या कभी आपने सोचा कि बचपन में हमारे पोएम्स और मैथ्स के टेबल राइमिंग में ही क्यों सिखाए जाते थे हमें? क्योंकि राइमिंग से हम अपनी मेमोरी के अलग अलग हिस्सों को एक्टिवेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को याद रख सकते हैं, वो भी कम नहीं, बहुत लंबे टाइम तक। आगे हम जानेंगे पेंगिंग के बारे में, जो कि आपको आपके बचपन की याद दिला देगा। अच्छा, क्या कभी आपने सोचा है कि बचपन में हमारी पोएम्स
चाहे वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या जैक एंड जिल या कोई भी हो, ये सारी पोएम्स हमारी हमेशा राइमिंग में हुआ करती थी। और साथ ही साथ जब हमें हमारे मैथ्स के टेबल्स याद करवाया जाते थे, वो भी राइमिंग में ही सिखाए जाते थे। इसके पीछे कोई कारण? ये पोएम्स, ये टेबल्स एकदम प्लेन भी तो हो सकते थे, कोई टोन नहीं, कुछ नहीं, जैसे हम नॉर्मल अपने क्वेश्चन आंसर्स याद करते हैं वैसे भी तो हो सकते थे। इसके पीछे कारण पता है क्या है? कि राइमिंग से हम अपनी मेमोरी के अलग अलग हिस्सों को एक्टिवेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को याद रख सकते हैं, वो भी कम टाइम नहीं, ज़्यादा लंबे टाइम तक। आगे हम जानेंगे पेगिंग के बारे में, जो कि आपको अपने बचपन की याद दिला देगा। फ्रीडरिख नीचे का ये कोट है जो कि कहता है, भूलने का अस्तित्व कभी साबित नहीं हुआ है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि कुछ चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं जब हम उन्हें चाहते हैं, जो काफ़ी हद तक सच भी है ना? हम जब जिस चीज़ को याद करना चाहें वो चीज़ एक सेकंड में हमारे दिमाग में आ जाए, इसके लिए एक मेथड होता है, पेग मेथड। इस पेग मेथड को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट राइमिंग पेग मेथड और दूसरा पार्ट शेप पेग मेथड। राइमिंग पेग मेथड और शेप पेग मेथड एक तरह से कह सकते हैं कि ये दोनों मेथड बच्चों के केसेस में, खासतौर से अगर आप चाहते हैं कि उन्हें पढ़ा हुआ एकदम से याद हो जाए, इसके लिए ये दोनों मेथड्स उनके लिए बहुत यूज़फुल साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी तरह के पढ़ाई के मटेरियल को याद करने में मज़ेदार और आसान बनाता है। चलिए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। राइमिंग पेग मेथड बच्चों को तुकबंदी वाली साउंड्स के बीच में अंतर करना सिखाता है। ये उन शब्दों का यूज़ करके काम करता है जो कि एक दूसरे के साथ राइम करते थे, जैसे कि 2 शू, 3 ट्री, 5 हाइव, 6 स्टिक्स, 7 हेवन। तो ये तो हो गया राइमिंग पेग मेथड। इसी की तरह शेप पेग मेथड पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बच्चों को पढ़ाने में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, क्योंकि इससे उन्हें अपने दिमाग में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, वर्ड्स को एक रूप देने में हेल्प मिलती है। इससे उन्हें ये समझने में हेल्प मिलती है कि हर वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है। और सच कहें तो ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े लोग भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को सीखने के लिए, अपने दिमाग में लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ज़रा हम जिक्र करते हैं अवेकन द जायंट विदिन के लेखक एंथनी रॉबिन्स का। उनके अकॉर्डिंग देयर आर 10 इमोशंस ऑफ पावर: लव एंड वार्मथ, एप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट एंड पैशन, determination, flexibility, confidence, cheerfulness, vitality and contribution। अब आप इन 10 इमोशंस की लिस्ट को याद कैसे करेंगे, और वो भी पेग मेथड से? चलिए आपको बताते हैं। नंबर 1 पर एक बन इमेजिन करिए, यानी एक दिल की शेप का बन, और सोचिए कि उसमें से हजारों गरम दिल एक बन से उड़ रहे हैं। जब आप इस तरह का इमेजिन करेंगे कुछ, तो आपको याद रहेगा कि एक है प्यार और गर्मजोशी, यानी लव एंड वार्मथ। नंबर 2 पर इमेजिन करिए शू। कल्पना करिए कि एक प्रीचर एक जूते को पनीर के कद्दूकस से घिस रहा है। अब यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन की याद दिलाने के लिए एक प्रीचर और ग्रैटिट्यूड के लिए एक ग्रेटर का उपयोग किया गया है। तीसरे नंबर पर ट्री, यानी पेड़ में एक बिल्ली को इमेजिन करिए। अब यहाँ पर प्लीज किसी भी तरह का लॉजिक मत लगाइएगा, बस इमेजिन करिए कि उस पेड़ की शाखाएं बिल्लियों जैसी दिखती हैं और बिल्लियां लटक रही हैं उस पेड़ की ब्रांचेस से। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, तो नंबर 3 है क्यूरियोसिटी। नंबर 4 पर डोर, यानी दरवाज़ा। इमेजिन करिए यहाँ पर कि एक एक्साइटेड इंसान आया है एकदम दरवाजे को धकेलते हुए, या डोर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो जंप कर रहा है अप एंड डाउन, खुल रहा है और बंद हो रहा है। यानी 4 नंबर हो गया एक्साइटमेंट एंड पैशन। 5वें नंबर पर इमेजिन करिए हाइव, यानी एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता, जिसको कि
कई लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। Bees are a determined nation. Determination is number 5. छठा नंबर है छड़ी यानी स्टिक्स का। यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्टिक कितनी भी फ्लेक्सिबल हो सकती है, यानी 6 इज फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद आता है नंबर 7 पर हेवन। यहाँ के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक हेवन फुल ऑफ कॉन्फिडेंट लोगों से भरा हुआ है। उन्हें आप देख सकते हैं चलता हुआ कॉन्फिडेंस के साथ में। ठीक है, तो नंबर 7 पर आ गया कॉन्फिडेंस। नंबर 8 पर गेट। हंसते मुस्कुराते चेहरे गेट पर हैं और आप बहुत ही चीयरफुली उस गेट को ओपन कर रहे हैं, तो 8 हो गया चीयरफुलनेस। 9 पर है वाइन। एक बेल पर विटामिन उगते हुए देखें। जब आप इन विटामिन अंगूरों को खाते हैं तो आपको लगता है कि आपकी जीवनी शक्ति की भावना में सुधार हुआ है, यानी कि आपकी वाइटैलिटी में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। नंबर 10 इज फॉर हेन। यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई हेन आपको प्रेजेंट्स दे रही है, यानी वो एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग हेन है। नंबर 10 इज कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आपने महसूस किया कि वैसे अगर हम इन 10 इमोशंस को याद करने की कोशिश करते तो शायद हमें एकदम से तो याद हो जाता, लेकिन लंबे समय तक हम याद नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर हमने पेग मेथड से क्या किया, हमने यहाँ पर हर इमोशन के साथ में एक इमेज अटैच कर दी, और वो इमेज कुछ ऐसी थी कि उसे हम आसानी से भूल नहीं सकते। इमेजिन करिए ना, कोई हेन, कोई मुर्गी आपको गिफ्ट दे रही हो। वेल, ये सुनने के बाद तो आपको लगा होगा कि इस तरह से तो हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। बेशक, लेकिन उसे स्टोर करने से पहले आपको इस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेल, सोचना आपकी मेमोरी का एक अनडिवाइडेड पार्ट है। आप जो सोच रहे हैं आप उसे उसी तरीके से याद भी रख पाएंगे। आगे जानेंगे कि कैसे आपको सोचना है या इमेजिन करना है और चीज़ों को मज़ेदार बनाकर रखना है। जाहिर सी बात है, बोरिंग चीज़ें कौन याद रखना चाहता है या किसे याद रहती हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे इंटरेस्टिंग बनाना। डेनियल टी विलिंघम का कहना था, Whatever you think about, that's what you remember. Memory is the residue of thought. यानी आप जो भी कुछ सोचते हैं वही आपको याद रहता है। स्मृति विचार का अवशेष है। अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए, अपनी मेमोरी में बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यहाँ पर आपको एक और मेथड पता चलने वाला है। और ये मेथड जानने के बाद आपको ये लगेगा कि आपको ये पहले क्यों नहीं पता था। ये मेथड बहुत सिंपल है और ऐसा नहीं है कि इसे हाल ही में इजाद किया गया है। 250 साल पुराना ये मेथड है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस मेथड के पोटेंशियल को जाना है। आप इस मेथड का इस्तेमाल करके पहाड़ जैसी इन्फॉर्मेशन भी अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस तो ज़रूर चाहिए होगी, और वो तो करनी होगी सिर्फ और सिर्फ आपको ही, क्योंकि आप इस मेथड के बारे में जान लें, इसके फ़ायदे जान लें, लेकिन उसको प्रैक्टिस ना करें, फिर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। वेल, कहीं ना कहीं मेमोरी को शार्प करने का ये तरीका पीछे जिक्र किया कार और बॉडी लिस्ट के मेथड से मिलता जुलता ही है, पर यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे प्लेसेस का, या फिर मार्कर्स जो कि होते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, या फिर किसी जर्नी यानी सफ़र के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अब देखिए, ये कुछ इस तरह से काम करता है। अपने दिमाग में एक ऑर्गेनाइज्ड लोकेशन बनाइए। वो आपके घर का लेआउट भी हो सकता है, या फिर कोई शॉपिंग सेंटर, मॉल, कुछ भी हो सकता है। अब फिर यहाँ पर मार्कर्स क्रिएट करिए, सेम जैसे हमने बॉडी या फिर कार की लिस्ट में किए थे। इसके बाद अपने दिमाग में एक क्लियर इमेज बनाइए, यानी सी प्रिंसिपल को अप्लाई करिए। जिस भी इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करना चाहते हैं अपने दिमाग में, उसके बाद एक एक आइटम को यानी एक एक इंफॉर्मेशन को मार्क्ड लोकेशन पर रखते जाइए। इन शॉर्ट, ये एक जर्नी की तरह हो जाता है। जब हम अपने घर से निकलते हैं और किसी डेस्टिनेशन पर हमें पहुंचना होता है, तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, और अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो वो सारी चीज़ें आते वक्त हमें याद रहेंगी, है ना। और इसी तरह
हम जो भी अपनी इंफॉर्मेशन दिमाग में स्टोर करना चाहते हैं हम वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी प्लस शॉर्ट टर्म मेमोरी इज इक्वल टू मीडियम टर्म मेमोरी। अच्छा चलिए अब इस मेथड को अप्लाई करने का तरीका देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको कहा कि जिंदगी में 4 चीज़ें यानी 4 पॉइंटर्स ज़रूर याद रहने चाहिए किसी भी इंसान को एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए। पहला है रवैया, दूसरा है प्राथमिकताएं, तीसरा है हेल्थ और चौथा है परिवार। हो सकता है हमने अभी अभी सुना है तो हमें अभी अभी तो ये याद होगा, लेकिन आज से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद अगर हमने इन 4 पॉइंटर्स को रिवाइज नहीं किया तो चांसेस हैं कि हम इनमें से कोई 1 या 2 भूल जाएंगे। पर इसके बजाय आप इमेजिन करिए कि आपने कपड़े धोने की मशीन में कपड़ों को बहुत ही बुरे रवैये से धोया है, ठीक है। उसके बाद आप इमेजिन करिए कि आपने अपने फ्रिज पर बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है प्राथमिकता। इसके बाद 3rd पॉइंट पर आप इमेजिन करिए एक बॉडी बिल्डर एक एप्पल पाई बना रहा है। पॉइंट नंबर 4 के लिए आप इमेजिन करिए आपके फैमिली मेंबर्स 4 कुर्सियों पर कूद रहे हैं। ये इमेजेस जितनी इंटरेस्टिंग होंगी, जितनी मज़ेदार होंगी, उतना आपके लिए इन्हें याद रखना आसान हो जाएगा। अब ये सारा सीक्वेंस आप आज से 4 दिन बाद भी इमेजिन कर पाएंगे, है ना। वेल कितना अच्छा होता ना अगर आपको एक मंत्र मिल जाए इन्फॉर्मेशन को याद करने का और अपनी मेमोरी को बढ़ाने का। वेल अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए कार मेथड, बॉडी मेथड, पेग मेथड, और अब ये जानने के बाद फिर भी अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि नहीं इसके अलावा कुछ ऐसा जिसे मैं बस एक बार ध्यान कर लूं और मेरी मेमोरी एकदम शार्प हो जाए, तो आगे हम बात करेंगे कि कैसे किसी भी इंफॉर्मेशन को लिंक करके आप सब कुछ याद कर पाएंगे। लुई एल आमोर कहते हैं, कोई भी स्मृति कभी भी अकेली नहीं होती, ये यादों की एक पगडंडी के अंत में है। ये दर्जन ट्रेल्स के प्रत्येक के अपने संग हैं। आपका दिमाग एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को पाने के लिए किया जा सकता है। देखिए ना, कोई भी तरह की इन्वेंशन कोई मशीन तो करती नहीं, इंसान का दिमाग ही करता है ना। जब आप अपने दिमाग यानी अपने दिमाग की पावर का यूज़ करना सीख जाते हैं, मैक्सिमम यूज़ करना सीख जाते हैं, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसके लिए कि आप अपना मन लगाते हैं। सबसे पावरफुल चीज़ों में से एक जो आपका दिमाग कर सकता है वो है थॉट्स को एक साथ जोड़ना। ये आपको चीज़ों के बीच रिलेशन को देखने और प्रॉब्लम्स के क्रिएटिव समाधान के साथ आने की अनुमति देता है। जब आप अपने दिमाग को उसकी पूरी कैपेसिटी से इस्तेमाल करना सीखते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ बियॉन्ड आपकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, यानी अनंत संभावनाएं होती हैं। चलिए आइए जानते हैं अमेरिका के पहले 5 प्रेसिडेंट्स के नाम। सबसे पहले हम जॉर्ज वॉशिंगटन से शुरुआत करते हैं। वॉशिंगटन पहले प्रेसिडेंट थे, वो एक महान नेता थे। उसके बाद जॉन एडम्स, फिर थॉमस जेफरसन, जेफरसन के बाद जेम्स मैडिसन और फिर अंत में जेम्स मोनरो, वो भी एक महान राष्ट्रपति थे। अब क्या आप इन नामों को याद कर सकते हैं? शायद नहीं। इस लिंक मेथड को अच्छे से समझने के लिए बस आप इमेजिन करते जाइए। इमेजिन करिए कि आप एक टिन को वॉश कर रहे हैं। इसको आपने सिर्फ अपने दिमाग में देखना है, ठीक है। जैसे ही आप उस टिन को वॉश कर रहे हैं, अचानक से उसमें से एक बड़ा सा एप्पल निकल जाता है। फिर एक शेफ और उसका बेटा उस एप्पल को लेते हैं और उसको बीच में से काट देते हैं। उसके बाद शेफ और उसका बेटा डिसाइड करते हैं कि हम कुछ मेडिसिन बनाते हैं और उस मेडिसिन को दे देते हैं मर्लिन मोनरो को। उसके बाद वो भी एक बड़ा सा एडम्स एप्पल बनाती है। फिर माइकल जैक्सन देखते हैं उस एडम एप्पल को और भागते हुए आते हैं, चीखते हुए आते हैं और जंप कर जाते हैं एक वैन में जिसमें कि साथ में होती है बियर। वैन को ड्राइव कर रहा होता है एक बड़ा सा येलो हेरी सन। फील करिए उसे। इमेजिन करिए कि वो सन
बहुत हैरी है। उसके बाद वो बालों वाला सूरज अच्छे से ड्राइव नहीं करता और वो वैन क्रैश कर जाती है एक टाइल वाली दीवार से। उस दीवार पर पोल्का डॉट्स वाली टाइल्स लगी हुई थी। एक टेलर पोल्का डॉट्स को वहां से हटाता है और आपको एक अच्छा सा पोल्का डॉट्स वाला सूट बना के दे देता है। इस कहानी के कुछ एक कीवर्ड्स थे, शायद आपको पहली बार सुनने में पता नहीं लगा होगा, लेकिन जब आप इसे दोबारा सुनेंगे फिर आप उनको बहुत अच्छे से आपस में लिंक कर पाएंगे। अब इसी तरह की लिंकिंग इमेजेस के साथ में अगर आपको कहा जाए कि अमेरिका के पहले 12 प्रेसिडेंट्स के नाम आपको याद करने हैं, तो वो कैसे होगा? वॉशिंगटन यानी वॉशिंगटन, एडम्स एप्पल एडम्स, अ शेफ और उसका बेटा ये साउंड करता है जेफरसन, मेडिसन साउंड करता है मैडिसन, मर्लिन मुनरो साउंड करता है मुनरो, एडम्स एप्पल 6 नंबर पर एडम्स से साउंड करता है, माइकल जैक्सन द जैक्सन, अ वैन विद बियर इन वैन ब्यूरन, अ हैरी सन हैरिसन, अ टाइलर टाइलर से, पोल्का डॉट्स पोल्क, उसके बाद टेलर तो टेलर। जब आपके दिमाग में ये वर्ड्स इस तरह की इमेजेस के साथ में अपनी इंफॉर्मेशन से आप स्टोर कर लेंगे तो आप ये कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और सबसे अच्छी बात इन मेथड्स की कि आपको ये मेथड ये नहीं कहता कि आपने इसी तरह ही इसमें जाना है। आप अपने दिमाग से कुछ भी, कैसी भी कहानी, कैसी भी इमेजिनेशन से बस अपनी इंफॉर्मेशन को आपको स्टोर करना होता है। दरअसल किसी भी इंफॉर्मेशन को आप किसी पिक्चर, और वो पिक्चर अगर क्रिएटिव हो, उससे अगर आप जोड़ देते हैं तो उसे याद करना नेचुरल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग इमेजेस को पढ़ने में बहुत तेज होता है और वो इमेज थोड़ी सी अतरंगी सी हो तो वो कभी भूल भी नहीं सकता, है ना? पर बहुत से लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल तो होते हैं, लेकिन उन्हें ना दूसरों के नाम नहीं याद रहते। अब ये सुनने में तो एकदम नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन जब वो शख्स उस सिचुएशन में आ जाता है तब उसे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है कि पता भी आपको वो नाम, लेकिन आपको याद ही नहीं आ रहा। तो फिर आपको अगले इंसान से पूछना ही पड़ता है और साथ ही साथ सॉरी भी बोलना पड़ता है। और सामने वाला इंसान क्या सोचता है कि अच्छा, मैं इनके लिए बस इतना ही इम्पॉर्टेंट था कि इन्हें मेरा नाम भी नहीं याद। क्योंकि ये तो आप भी जानते होंगे कि किसी भी शख्स को सबसे प्यारा इस दुनिया में अगर कोई नाम लगता है तो वो उसका खुद का नाम है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी कभी कभार हो जाती है तो आगे हम जानेंगे कि कैसे आपको नाम, अगर एक बार आपने किसी का नाम याद कर लिया तो वो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। डेल कार्नेगी ने एक बार कहा था, याद रखें कि उस इंसान का नाम किसी भी भाषा में सबसे प्यारी और सबसे इम्पॉर्टेंट साउंड है। क्या आप भी अक्सर लोगों के नाम भूल जाते हैं? क्या आप मीटिंग्स या सोशल गैदरिंग्स में खुद को एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पाते हैं? तो ये आपके लिए है। अच्छा, इमेजिन करिए कि कोई शख्स आपसे कहता है कि वो आपसे पहली बार मिलने के बाद आपको $1 मिलियन देगा। अब क्या आपको उसका नाम याद रहेगा? ये इंस्पिरेशन या ये मोटिवेशन जो हमें उसका नाम याद करवाती है। सैकड़ों नामों को याद रखना एक मुश्किल काम लग सकता है, लेकिन कुछ आसान तरीके होते हैं जो इसे बहुत आसान बना देते हैं। सबसे पहले तो उन नेम्स पर आप अपना फोकस करिए जिन्हें आप याद रखना चाहते हैं। उन नामों की एक मेंटल लिस्ट बना लीजिए जिन्हें आपको याद रखने की ज़रूरत है और उन पर एक एक करके अपना ध्यान फोकस करें। इसके बाद नाम और फिर किसी और चीज़ के बारे में एक रिलेशन बनाएं जिसे आप आसानी से याद कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अफ्रीका के सभी देशों के नाम याद रखने की ज़रूरत है तो आप याद रखने में हेल्प करने के लिए ऐसा सोच सकते हैं, सहारा में पागल ऊंट। अब आप इमेजिन करिए, क्या आप ये सेंटेंस कभी भूल पाएंगे? नहीं ना? अलग अलग नेम्स में कुछ इस तरह का कंपैरिजन भी आपको याद रखने में हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 लोगों के नाम याद रखने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके बीच सिमिलैरिटीज खोजने की कोशिश करें। हो सकता है उनका नाम का पहला लेटर
सेम हो या फिर उनका सरनेम एक ही हो। ऐसे कंपैरिजन करने से आप दोनों नामों को बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे। आप अपनी लाइफ में किसी खास व्यक्ति का नाम याद रखने के लिए उसे किसी भी लोकेशन के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं, यानी कोई अच्छा सा लाउंज, कोई बीच। यहाँ पर काम आएगा पहले आपको बताया गया सी मेथड। इसके साथ ही साथ आप कुछ आसान टिप्स को भी फॉलो कर सकते हैं। फिर कभी भी किसी का नाम भूलने की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इन आसान तरीकों को आप फॉलो करें और फिर देखिएगा लोग आपकी मेमोरी के दाद दिया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नाम लिली है तो आप लिली के फूल के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से पहली बार बात कर रहे हो, सामने वाले इंसान ने आपको अपना नाम बता दिया, तो कोशिश करें कि पूरी कन्वर्सेशन के दौरान आप उस शख्स का नाम बार बार लें। इस तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे वो नाम स्टोर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ कोई भी नाम याद रखने के लिए अपने दिमाग को थोड़ा सा समय दें और अपने दिमाग को बार बार कहें कि आपको इसे याद रखना है, भूलना नहीं। यानी एक छोटे बच्चे की तरह आपको उसे इंस्ट्रक्शन देनी है। अच्छा, ये तो हो गई नामों की बात। क्या कभी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग या अपने ऑफिस की किसी प्रेजेंटेशन में आप कभी कुछ नंबर्स भूल जाते हैं? अब ये भी सुनने में बहुत ही आम सी बात लग रही है, लेकिन ये डेटा, ये नंबर्स मीटिंग्स में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि नंबर्स को डिकोड करके बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन भी हम अपने दिमाग में याद रख सकें। डोमिनिक ओब्रायन का एक कोट है, ग्रुप अ लिस्ट ऑफ लेटर्स टुगेदर and you have a word that represents something, an image, an emotion, a person. Throw a few numbers together and you have another number. कहने का मतलब, कुछ लेटर्स को आप इकट्ठा करिए, उनमें से एक शब्द निकलेगा। वो शब्द एक इमेज हो सकता है, वो कोई भावना हो सकती है, वो कोई इंसान हो सकता है। उसी की जगह अगर आप कुछ नंबर्स को साथ करते हैं तो आपके पास क्या होगा? एक अनोखा दूसरा नंबर, है ना? नंबर्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये तो हम सभी को पता है ना? वो हमें टाइम, पैसा और जो मेजरमेंट है उसको ट्रैक रखने में मदद करते हैं। लेकिन किसी कारण से बहुत से लोगों को उन्हें याद रखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इन्हीं नंबर्स को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से याद करने के लिए आप कुछ चीज़ों की मदद ले सकते हैं। सबसे पहले, नंबर को छोटे टुकड़ों में बांट दें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको नंबर 1, 2, 3, 4 याद रखने की ज़रूरत है तो आप इसे 1, 2 और 3, 4 में डिवाइड कर दें। ऐसे इसे याद रखना आसान हो जाएगा। एक और टिप ये है कि किसी भी नंबर को कोई भी आप ऐसी चीज़ से जोड़ दें जिससे आप अपने दिमाग में एक इमेज बना सकें। आखिर में, नंबर को जोर से बोलने की प्रैक्टिस करें, इससे ही आपकी डीप सबकॉन्शियस मेमोरी में बैठ जाएगा। वैसे अगर यहाँ पर इस बात का जिक्र हुआ है तो याद करिए, बचपन में हमें अक्सर स्कूल्स में टेबल्स, जो मैथ्स के जो टेबल्स हैं, ज़ोर ज़ोर से याद करने को दिए जाते थे और आज तक हमें वो मैथ्स के टेबल्स याद हैं, है ना? वैसे 007 कहने से आप क्या सोचते हैं? आप कहेंगे जाहिर सी बात है, जेम्स बॉन्ड। इसी तरह किसी भी नंबर को आप किसी पर्टिकुलर इमेज से जब आप जोड़ेंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस नंबर को भूल पाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप नंबर्स को बेहतर ढंग से याद रखना शुरू कर पाएंगे। वो याद रखने के लिए आपकी पसंदीदा चीज़ नहीं हो सकते, लेकिन वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत है ना? आगे हम जानेंगे कि कैसे आर्ट का उपयोग करके हम किस तरीके से बेहतरीन ढंग से किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। फिलिप ए बोसार्ट ने कहा था कि इंटरेस्ट का स्तर इस बात से मापा जाता है कि आप कितना याद करते हैं। ये काफ़ी हद तक सच है ना? आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं जिनसे आप अट्रैक्टेड महसूस करते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे आर्ट के माध्यम से हम चीज़ों को याद रख सकते हैं।
वैसे ना सिर्फ आर्ट बल्कि इस बुक में जितनी भी टेक्निक्स दी हुई हैं अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए, अगर आप एक एक करके वो सारी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं ना, तो आप बहुत अच्छे से अपनी मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे हम आर्ट यानी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए। फर्ज कीजिए एक कहानी है 4-5 पेजेस की। उसी कहानी को अगर हम वर्ड बाय वर्ड लर्न करने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन उसी कहानी का सारांश अगर हम कुछ 3 डायमेंशनल फिगर्स में या 3 डायमेंशनल पिक्चर्स में अगर हम अपने दिमाग में बिठा लें, तो आपको नहीं लगता कि वो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा उस कहानी को याद रखने के लिए? अब आप कहेंगे कहानी तक तो ठीक है, लेकिन जब बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन याद रखनी होती है ना अपने दिमाग में, तब बड़ी मुश्किल होती है। तो ये भी आसान है, कोशिश तो करके देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको काम मिला है कि आपको ह्यूमन हार्ट के अलग अलग पार्ट्स याद रखने हैं। आप जब भी याद करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई पार्ट आपके दिमाग से निकल जाता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप आसानी से वो सारी इन्फॉर्मेशन याद रखें। गूगल से हार्ट के अलग अलग पार्ट्स की एक एक इमेज आप सेव कर लीजिए, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स, वॉल्व्स, चैम्बर्स, है ना। और फिर जब पार्ट्स के साथ में आप एक इमेज को एसोसिएट कर देंगे, फिर आपको वो सारी लिस्ट याद रखने में बहुत आसानी होगी। हाँ, एक बार में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को आपको दिन में एक बार तो ज़रूर देखना है, जब तक कि वो सारी लिस्ट आपके दिमाग में छप ना जाए। इसी तरह इस बुक में बताई गई डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स का भी आप इसी ढंग से ही याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ ही एक दूसरा तरीका भी होता है जिससे आप अपने दिमाग की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, यानी अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, और वो तरीका होता है माइंड मैप। ब्रूनो फर्स्ट ने सीखने के बारे में एक कोट दिया था। उन्होंने कहा था कि आप जानते हैं और साथ ही मैं भी जानता हूं कि ये बात सोचना कि मैंने कोई भी चीज़ सीखी और उसे एक ही बार में मैंने महारत हासिल कर ली और वो हमेशा मेरे दिमाग में रहेगी एज अ प्रॉपर्टी, ये पूरी तरह से गलत है। हम दूर क्यों जाए, हम अपनी ही बात करते हैं ना। ऐसा देखा गया है कि स्कूल छोड़ने के 2 साल बाद कोई भी एवरेज स्टूडेंट सिर्फ 3 या 4 हफ्ते ही स्कूल में सिखाए गए लेसन्स को याद रखता है। क्या आपको अपनी मैथ्स क्लास में वो सिखाए गए थ्योरम्स आज भी याद हैं? इसका मतलब ये कि 12 साल तक आपको जो भी कुछ स्कूल में पढ़ाया गया था या सिखाया गया था, वो आप सब भूल गए सिर्फ 3 हफ्तों में, यानी स्कूल छोड़ने के 3 हफ्तों बाद आप वो सब कुछ भूल गए। फर्ज कीजिए कोई शख्स आज किसी टेस्ट में अपीयर होता है और वो उसमें अच्छे नंबर भी ले आता है। 4 हफ्ते बाद सेम टेस्ट और सेम शख्स, नंबर्स सेम नहीं होंगे। कारण आप भी जानते हैं, वो क्या कहते हैं, फाइनल एग्जाम्स फाइनल ही होते हैं। यानी हमारे दिमाग से इंफॉर्मेशन अगर हम उसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करें, उसका रेगुलर रिवीजन नहीं करें, तो हमारे दिमाग से वो सारी इंफॉर्मेशन निकल जाती है। इसका कारण ये है कि जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को याद करते हैं तो आप उसे बार बार काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जब तक कि आपका दिमाग उसे अपने आप करना नहीं सीख जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई, अपना समय देने के लिए शुक्रिया।